एक बेहतरीन हेल्थ या बेहतर हेल्थ हमारी अच्छी सेहत हम कैसे बना सकते हैं? और अल्लाह ने औरत के जिस्म को ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल या मुख्तलिफ़ स्टेज के लिए बनाया है। जब हम यंग होते हैं, जब हम जवान होते हैं, हमारा जिस्म पीरियड्स किस स्टेज से जाता है, फिर प्रेगनेंसी काफ़ी औरतें देखती हैं, डिलीवरी होती है बच्चों की, फिर इस ये स्टेजेस के लिए हमारी बॉडी, हमारा जो जिस्म है, उस चीज़ों के लिए हमारी बॉडी डिफरेंट स्टेजेस के लिए हर तरीक़े में तैयार होती है। और जब ये ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो अल्लाह हमें ज़िंदगी के अगले मरहले में ले जाता है और ये अगला मरहला स्टार्ट होता है 30 या 35 इयर्स से, जो हम कहते हैं मिडल एज। औरतों की जो मिडल एज होती है 30-35 से, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अम इम्पोर्टेंट स्टेज होता है लाइफ का, जिसमें हम अक्सर हमारी ग़िज़ा पे या हमारे न्यूट्रिशन या हमारे खाने पे हम फ़ोकस नहीं करते हैं। और सही फ़ोकस नहीं करने से आगे जाके ज़िंदगी में आगे जाके काफ़ी बीमारियाँ या काफ़ी डेफ़िशिएंसीज़ बॉडी में आना शुरू होती है। तो 3 स्टेजेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है लाइफ में औरत की। एक होता है पेरीमेनोपॉज़, जो स्टार्ट होता है 30 के बाद, 30 या 40 इयर्स की जब औरत के 30 इयर्स से 40 इयर्स के बीच में जो फ़ेज़ होता है औरत का, वो उसे हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज़, जिसमें हम देखते हैं कि जो साइकिल्स होती हैं, वो इर्रेगुलर या पीरियड्स जो होते हैं, वो इर्रेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी औरतों में मूड स्विंग्स, जैसे कि हमारा मूड में चिड़चिड़ाहट या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना और बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाना, ये चीज़ें हमको नज़र आना स्टार्ट होती है। और इसके साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि औरतों में वज़न की बहुत मुश्किल हो जाती है, वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है पेरीमेनोपॉज़ में। फिर दूसरा स्टेज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है, वो होता है 45 और 55 इयर्स की ड्यूरेशन में, जब हमारे पीरियड्स या हमारे साइकिल्स रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है, बहुत हॉट फ्लैशेस जिसे कहते हैं, बहुत सडन गर्मी स्टार्ट होना फ़ील होती हमको, और नींद की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती ये मेनोपॉज़ में। अक्सर औरतों को इस स्टेज में अगर आप सुनेंगे, तो औरतें यही बोलेंगी कि रात में काफ़ी गर्मी हो रही थी, या रात में पसीना आ रहा था, या सडन हमको शायद गर्मी फ़ील नहीं होगी, लेकिन इस स्टेज में जो औरतें होती हैं, उनको सडन गर्मी फ़ील होना स्टार्ट होती है, जिसे कहते हैं हॉट फ्लैशेस, और नींद की भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद 55 इयर्स की एज के बाद जो फ़ेज़ आता है, उसे कहते हैं पोस्ट मेनोपॉज़। इसमें ये होता है कि पीरियड्स कंप्लीटली या साइकिल्स अपने कंप्लीटली पूरी तरीके से रुक जाती हैं, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है ज़िंदगी का, क्योंकि अगर ये स्टेज में हम हमारा ख़्याल नहीं रखें, तो इससे हमको काफ़ी बीमारियों की तरफ बॉडी जा सकती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हार्ट की या दिल की बीमारियों की तरफ का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, या जॉइंट पेन्स ऐसे स्टार्ट हो सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम अच्छे से हमारी बॉडी की, हम हमारे जिस्म की हम देखभाल नहीं करेंगे, तो ये सिम्पटम्स या बीमारियाँ स्टार्ट होना हो हो सकती है। औरत सबका ख़्याल रखती है, लेकिन औरत अक्सर अपना ख़्याल नहीं रखती है। और हार्मोनल तब्दीलियाँ, ये जो स्टेजेस हैं, ये हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी या दिमाग या माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करती है, या चेंज करती है। तो इस फ़ेज़ में ये हार्मोन्स, ये जो केमिकल्स होते हैं, काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं। और सही ग़िज़ा से ये जो सिम्पटम्स है, मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स या पेरीमेनोपॉज़ल या पोस्ट मेनोपॉज़ल जो सिम्पटम्स है, वो कम हो सकती हैं। और हमको साथ में ये भी समझना चाहिए, जो मेनोपॉज़ जो है,
हर औरत का फ़ेज़ होता है, हर औरत ये मेनोपॉज़ल स्टेज से गुज़रती है, तो इसको हम बहुत पॉज़िटिव तरीक़े से लेना है हमको, ना कि इसको समझना है कि कोई ये बीमारी है या न अननेचुरल चीज़ है, ऐसे बिल्कुल नहीं समझना है। कुछ सिम्पटम्स मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जो हम और हम औरतों को जो फ़ील होते हैं पेरी मेनोपॉज़ या ड्यूरिंग मेनोपॉज़ में जो सिम्पटम्स होते हैं, वो सिम्पटम्स जैसे कि हॉट फ्लैशेस मैंने बताया है कि सडन बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है। अ, वज़न का बढ़ना, वज़न भी काफ़ी औरतों में हम देखते हैं कि सडन वज़न बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, स्पेशली जो हमारा पेट के अतराफ जो है, वहाँ पे फैट, चर्बी ज़्यादा जमा होना स्टार्ट होती और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, घुटनों में दर्द या पीठ में दर्द, ये काफ़ी आम कंप्लेन होती है और बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं, स्किन डल हो जाती है, एंग्ज़ायटी या चिड़चिड़ापन और थकन बहुत काफ़ी जल्दी थकन स्टार्ट हो जाती है और एनर्जी लेवल्स जो है हमारे, वो भी कम हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स जो हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि बॉडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आते हैं और सही ग़िज़ा नहीं लेने से मसल जो हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और कैल्शियम अम, कम होना का लॉस बढ़ जाता है, कैल्शियम लॉस बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज़्म हमारा स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज़्म ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को, हमारे वेट को बैलेंस रखता है। तो अगर ये मेटाबॉलिज़्म स्लो हो गया बॉडी में तो वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इस उम्र में सही न्यूट्रिशन पहले से ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ हॉर्मोन्स या मैं बताऊँगी कि कुछ केमिकल्स हॉर्मोन्स ये होती है कि कुछ केमिकल्स होती हैं बॉडी में जो डिफरेंट अलग-अलग मुख्तलिफ सिम्पटम्स पे कंट्रोल करती हैं। पहले एक हार्मोन का मैं बताऊँगी यहाँ पे जो हमको अच्छा अच्छा महसूस करवाता है। ये हार्मोन हमारे बॉडी को, हमारे मूड को, हमारे दिमाग को हमारी हड्डियों को, हमारे दिल और हमारे स्किन को सपोर्ट करता है। तो अगर ये हार्मोन बॉडी में कम हो गया, तो उससे हमको हमारी तबीयत में चिड़चिड़ापन महसूस होता है, गर्मी सडन हॉट फ्लैशेज़ जो सडन गर्मी आती है बॉडी में वो फ़ील होती है, नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा जो मेमोरी या फ़ोकस है वो कम हो जाता है, वक़्त के साथ हड्डियाँ कमज़ोर होने होना स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्किन और हमारे बाल ज़्यादा ड्राई भी महसूस होना स्टार्ट होते हैं, अगर ये हार्मोन अगर कम हो गया। वैसे ही एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं कामिंग हार्मोन, तो अगर ये हार्मोन कम हो गया बॉडी में फिर से, तो यही है कि और चिड़चिड़ापन, बेचैनी बढ़ जाती है, नींद की जो बहुत कॉमन सिम्पटम है नींद की प्रॉब्लम होना वो और बढ़ जाती है और अगर ये हार्मोन अम, उसकी अम हर अच्छे से बॉडी में है जितना रहना चाहिए बॉडी में उतने अच्छे से है, तो हमारी बॉडी बहुत सुकून और रिलैक्स्ड स्टेज में होती है। नेक्स्ट हार्मोन है स्ट्रेस स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन और अगर ये बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा है, अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लें, तो बॉडी में भी बहुत काफ़ी स्ट्रेस होता है, जिस वजह से ये हार्मोन बढ़ जाता है। और इस वजह से जो स्ट्रेस बढ़ेगा बॉडी में, तो उस वजह से ये होता है कि जो हमारा पेट है, हमारे पेट के अतराफ काफ़ी फैट जमा होना स्टार्ट होता है, जिससे वज़न काफ़ी बढ़ जाता है और इससे हमको ये होता है कि हमारी एनर्जी लेवल्स काफ़ी कम हो जाती हैं और मीठी चीज़ें खाने की बहुत तलब होती है। अगर आपने देखा है कि कुछ औरतें इस फ़ेज़ में होता है कि उनको मीठा खाना ही बहुत खाने की क्रेविंग होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन की वज़ह से जब बॉडी हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, तो बॉडी में भी
फिजिकल स्ट्रेस होगा, ये हार्मोन जो है वो बढ़ जाएगा। इस वजह से वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ने से काफी बीमारियां आने के काफी चांसेस होती हैं। दूसरा हार्मोन है जो हमारी खुशी या हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करता है, और ये हार्मोन जिसे हम कहते हैं हैप्पीनेस हार्मोन, अगर ये कम हो गया हार्मोन तो हम हमको बहुत मूड में बहुत लो फील होता है, या काफी उदासी सी लगती है तबीयत में, और नींद अगेन फिर से नींद का मसला होता है, कुछ करने का दिल नहीं चाहता है। तो ये चीज ये हार्मोन जो है ये हमारे मूड पे कंट्रोल करता है, हैप्पीनेस हार्मोन। दूसरा हार्मोन हम सबने सुना ही होगा इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन एक ऐसा केमिकल है बॉडी में, जो अगर डिस्टर्ब हो गया तो वजन, हमारा जो वेट है, हमारा जो वजन है काफी बढ़ बढ़ जाता है। और इंसुलिन और अगर इंसुलिन हमारा डिस्टर्ब हो गया तो उससे हमें जो मीठी चीजें खाने की क्रेविंग है वो ज्यादा बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल्स हमारे बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, और शुगर आने की या डायबिटीज आने के काफी चांसेस होते हैं। तो ये तो है कुछ हॉर्मोन्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी में हमारी, और ये सारे हॉर्मोन्स हमारे चेंजेस, हमारी बॉडी के चेंजेस को काफी कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये सारे जो सिम्टम्स हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? अच्छी ग़िज़ा से हम इन सारे मेनोपॉज़ल या पेरीमेनोपॉज़ल सिम्पटम्स को कम कर सकते हैं। साथ में हड्डियों की कमज़ोरी और हमारी हार्ट या हमारे दिल को कैसे हेल्दी रखना है, वो भी कर सकते हैं, और हमारा वज़न जो अक्सर औरतों में वज़न बढ़ने का जो तकलीफ़ है या वज़न बढ़ने के जो कंप्लेंट्स है, वो भी हम अच्छी ग़िज़ा से कम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं क्योंकि हम अच्छी ग़िज़ा के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ खाने में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ये सारे सिम्पटम्स या सारी बीमारियों को कम कर सकती हैं या ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन ये ग़िज़ा है जो आपको हर दिन या रेगुलरली अपनी डाइट, जो आपका डेली जो खाना होता है, उसमें आपको इंक्लूड करने से आपको आगे जाके लाइफ में जो मेनोपॉज़ल स्टेज है बहुत ईज़िली, बहुत स्मूथली इंशाल्लाह इसके सिम्पटम्स काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगी कैल्शियम और विटामिन डी से। ये क्या करता है कैल्शियम और विटामिन डी? हमको शायद हम सबको पता है कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी है। कैल्शियम के साथ-साथ विटामिन डी भी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें साथ में वर्क करते हैं बॉडी बॉडी के लिए, जिससे बोन के हड्डियों का फ्रैक्चर या पीठ में दर्द, ऐसे चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते। तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? दूध। अब जब मैं दूध में कहूँगी उसका मतलब ये है कि लो फैट दूध जो होता है जिसमें फैट का परसेंटेज कम होता है, वो दूध, मोस्टली काऊ का दूध जो होता है वो अच्छा है, और उसी का बना हुआ दही अगर आप लेंगे तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और रागी भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है कैल्शियम। तिल, तिल में भी कैल्शियम अच्छे से होता है। चिया सीड्स या बादाम जो रात में आप भिगोकर सुबह में नेक्स्ट डे उठने के बाद पहली चीज़ आप नमाज़ के बाद आप क्या कर सकते हो, आप ये भीगे हुए बादाम है, आप वो उसका स्किन जो है वो निकाल कर आप खाएँगे तो उससे भी आपकी बॉडी को अच्छा कैल्शियम मिलेगा। इसके साथ-साथ जो हरी सब्ज़ी होती है जैसे कि पालक की भाजी ऐसे जो होती है, अगर आप वो लेंगे उससे भी आपको कैल्शियम मिलेगा। और विटामिन डी का एज़ सच कोई एक मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि वाइट ये खाने से आपका विटामिन डी बढ़ेगा, नहीं। ऐसे कोई एक पर्टिकुलर फूड में विटामिन डी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा सोर्स विटामिन डी का ये है कि आप धूप में सुबह 9 बजे से 11 या साढ़े 11 तक की जो धूप होती है, आप धूप में बैठेंगे 10 से 20 मिनट तक डेली, तो उससे आपको विटामिन डी मिलेगा। और विटामिन डी
हड्डियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। एंड अक्सर हम देखते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे या टेस्ट करेंगे विटामिन डी का, तो अक्सर हम में विटामिन डी की कमी होती है एंड ये बहुत कॉमन चीज़ है। औरतों में ही नहीं, आदमियों में भी कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि हम धूप में ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो ये विटामिन डी की सप्लीमेंट डॉक्टर हमको सजेस्ट करते हैं। तो विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हुए अगर आप धूप में बैठेंगे और कैल्शियम की दूसरी जो सोर्सेस हैं, जैसे कि दही, दूध, ये सारी चीज़ें आप रेगुलरली लेते रहेंगे, तो आपका जो बॉडी में चेंजेस जब आएँगे मेनोपॉज़ल स्टेज में, तो आपका जो बैक पेन है या बोन्स कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकती हैं। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है बॉडी को, हमारा जो मसल है बॉडी में, उसको मजबूत करता है। और अच्छा प्रोटीन लेने से हमको वेट गेन होने के चांसेस बहुत कम होती हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा प्रोटीन लेंगे तो बॉडी में फैट, जो चर्बी होती है, उसके लिए जगह नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन इतना होता है कि मसल इम्प्रूवमेंट होती है बॉडी में। इस वजह से काफ़ी बीमारियां भी हम दूर कर सकते हैं। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी, जो काफ़ी बीमारियों से लड़ सकती है। आपको प्रोटीन मिलेगा हमारे जो रोज़ जो हम दाल खाते हैं, या कोई तरीके का चना या राजमा या अंडे, या फिश या चिकन या दही या पनीर, ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप रेगुलरली रोज़ अगर आप अपने खाने में इंक्लूड करेंगे, तो आपको प्रोटीन मिलेगा और आपका जो मसल है बॉडी में, वो बढ़ेगा। लेकिन साथ में मैं ये यहाँ पे हाइलाइट करना चाहूँगी कि प्रोटीन एंड कैल्शियम 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आप अनकंट्रोल्ड वे में नहीं ले सकती हैं। ये मैं सजेस्ट करूँगी कि डॉक्टर या डायटीशियन से सजेस्ट करके आप लें, क्योंकि जिसको किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनको अपना कैल्शियम और प्रोटीन देख समझ कर लेना पड़ेगा। दूसरा न्यूट्रिएंट है, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो है आयरन और विटामिन बी 12। ये क्या करता है, आयरन और विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ताकत देता है और काफ़ी कमज़ोरियों से दूर रखता है और खून की कमी नहीं होने देता है। आपको आयरन मिलेगा पालक से या बीटरूट या खजूर खाने से, या किशमिश में भी आपको आयरन मिलेगा। अनार या वाटरमेलन या तरबूज में भी आपको काफ़ी आयरन मिलेगा। साथ में अंडे या फिश खाने से भी आपका आयरन और विटामिन बी 12 आपकी बॉडी को मिल सकता है। और अगर आयरन की कमी है बॉडी में या विटामिन बी 12 की कमी होती है बॉडी में, तो उससे हम क्या देखते हैं कि बाल का झड़ना या काफ़ी कमज़ोरी बॉडी में होती है, और बहुत जल्दी थकन होना स्टार्ट होती, और सांस में भी तकलीफ होना स्टार्ट होती। तो अगर आपका आयरन और विटामिन बी 12 अगर आप रेगुलरली लेते रहें, तो आपको ये सारे सिम्टम्स, जैसे कि बाल का झड़ना मैंने बताया, या वीकनेस या कमज़ोरी, ये हम दूर कर सकते हैं ये सिम्टम्स। दूसरा न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। मैग्नीशियम ऐसी चीज़ है जो हमारा जो मूड होता है उसको कंट्रोल करता है, और हमें कभी एंग्जाइटी होती है, या चिड़चिड़ापन होता है, तो इस मैग्नीशियम कंट्रोल करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी है बॉडी में, तो आप ये भी देखेंगे कि नींद सही से नहीं होती है और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा? मैग्नीशियम और बी कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा जो हमारा गेहूँ होता है, जिससे हम रोटी बनाते हैं, उसमें मिलेगा आपको मैग्नीशियम। जो ब्राउन राइस है, उससे आपको काफ़ी मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होगा आपके ब्राउन राइस में। केला, बनाना है, उसमें आपको ये न्यूट्रिएंट मिलेगा। साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक हो गया, इसमें भी आपको ये न्यूट्रिएंट मिलेगा। और बादाम या पम्पकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स, ऐसे सीड्स खाने से भी आपको
आपके ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपको मिल सकते हैं। और अगर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है बॉडी में, तो आप देखेंगे कि आपकी नींद में काफ़ी डिस्टर्ब्ड नींद दिखेगी आपको। तो मैग्नीशियम और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स रेगुलरली आप डेली अपनी डाइट में अगर आप इंक्लूड करेंगे, तो इससे आपको नींद पे भी आपको एक इफ़ेक्ट दिखेगा, आपकी नींद बेहतर से बेहतर महसूस होगी आपको। दूसरा न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो हमारे जो दिल हमारा हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हड्डियों में दर्द जो है वो कम करता है, जॉइंट्स में जो दर्द है वो कम करता है, हमारी ब्रेन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा मछली से, फिश से। अब जब मैं फिश कहती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि फ्राइड फिश या उसका जो मसाले डालकर जो बनाते हैं वैसी फिश ने, आप सिंपल तरीके से स्टीम्ड फिश खा सकते हैं। इस वजह से आपका जो तेल का कंजम्पशन है या ऑयल का कंजम्पशन है कम हो जाएगा। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा अलसी या फ्लैक्स सीड से। सो डेली अगर आप हाफ आधा से 1 टीस्पून चाय का चम्मच अगर आप अलसी लेंगे, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके दिल के लिए, आपकी हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके बाल के लिए, आपकी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। साथ में अगर अम, अखरोट भी अगर आप खाते हैं डेली, 1 अखरोट, बस 1 अखरोट अगर आप खाएँगे, तो ये भी आपको आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको ये देगा। नेक्स्ट फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो अक्सर हम इग्नोर करते हैं, वो है फाइबर। फाइबर आपको मिलेगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, सब्ज़ी से। और जब आप पकाते हैं, जो हमारा जो घर में जो रेगुलर सालन बनता है, उसमें सब्ज़ी डालते हैं, लेकिन उसमें आपको उतना फाइबर मिलेगा ऑफ़ कोर्स, लेकिन उतना फाइबर नहीं मिलेगा जितना अगर आप सैलेड या अम, कच्ची सब्ज़ी जो होती है, जैसे कि कैरेट खा लिया आपने, खीरा खा लिया, उसमें ज़्यादा आपको फाइबर मिलेगा। तो ये फाइबर क्या करता है? फाइबर हमारा वज़न को कंट्रोल में रखता है, वज़न मैनेज करता है, वेट मैनेज करता है। फाइबर हमारा जो डाइजेशन है बॉडी का, जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ जो डायबिटिक लोग हैं, जिसको शुगर है, जिसको डायबिटीज़ है, उनके जो ब्लड शुगर्स हैं, वो भी मेंटेन करता है। और आपको फाइबर मिलेगा, जैसे मैंने बताया है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। और हमारी जो ब्राउन राइस अगर आप खाएंगे उसमें काफ़ी फाइबर है, रोटी जो खाएंगे आप उसमें फाइबर है, ज्वार की रोटी या रागी अगर आप खाएंगे इसमें भी काफ़ी फाइबर मिलेगा। साथ ही आप अलसी में आपको फाइबर मिलेगा, आपको बादाम से फाइबर मिलेगा, आपको सनफ्लावर सीड्स या पम्पकिन सीड्स, इससे भी फाइबर मिलेगा रेगुलरली अगर आप खाते रहें तो। और अगर आप फाइबर अच्छे से लेंगे, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन मैंने जैसे बताया है, डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट देखेंगे अगर आप फाइबर अच्छे से रेगुलरली लेते रहेंगे। और शुगर जिसको होता है या डायबिटीज़ होता है, तो उनकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन जब आप फाइबर इंक्लूड करेंगे अपनी बॉडी में, जब आप ज़्यादा सब्ज़ी खाना स्टार्ट करेंगे या ज़्यादा फ्रूट्स ऐसे खाना स्टार्ट करेंगे, आपको इतना ध्यान रखना होता है कि आपका जो पानी का इनटेक है, जितना आप पानी पीते हैं ना, उसको भी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फाइबर बढ़ाएँगे बॉडी में, पानी भी आपको बैलेंस रखना है, क्योंकि अगर आप फाइबर बढ़ाएँगे और पानी नहीं बढ़ाएँगे, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन या उससे भी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप डेली जैसे कि हो गया, आप खाना खाने से पहले, जब खाना खाने बैठेंगे आप, स्पेशली लंच और रात का, दोपहर और रात का खाने के लिए जब आप बैठेंगे, पहले हम अक्सर हमें ये आदत होती है कि हम रोटी या चावल से स्टार्ट करते हैं। नहीं, आप ये आदत बनाइए कि पहले आप सैलेड खाइए, जैसे कि अम, कैरेट हो गया है, खीरा, गाजर, बीटरूट, ये एक छोटे से बोल में रख के, एक छोटी-सी कटोरी में रख के पहले आप
ये खाइए, उसके बाद आप अपनी रोटी या चावल जो आप खाएँगे, उसके बाद आप खाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसे खाना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि अगर किसी को आदत है 2 रोटी खाने की और अगर पहले ही उन्होंने सैलेड खाया, तो 2 रोटी खाने की उनको इतनी भूख नहीं होती है, तो 2 रोटी से उनका इनटेक हो जाएगा मेरे ख़्याल से 1 रोटी पर वो आ जाएँगे। तो जब 1 रोटी पर आ जाएँगे, तो उनका जो कार्बोहाइड्रेट होता है बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट जो खाने से आता है रोटी में होता है वो कम हो जाएगा। तो इससे अपना जो वेट है वो कंट्रोल में रहेगा, वो मैनेज कर सकेंगे आप। तो ये है फाइबर, तो ये कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट्स मैंने बताई हैं जो आप डेली अपने खाने में अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपके ये सिम्पटम्स बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती हैं। और अगर ये ग़िज़ा पे हम फ़ोकस नहीं करेंगे तो ये सारे सिम्पटम्स हमने जो देखे हैं जैसे कि वज़न बढ़ना, अम, चिड़चिड़ापन या एंग्ज़ायटी होना या बहुत थकन, बॉडी बहुत जल्दी थक जाना या दिल की बीमारियाँ या शुगर या डायबिटीज़ या कमज़ोर हड्डियाँ होने के काफ़ी चांसेस होते हैं अगर हम ग़िज़ा पे फ़ोकस नहीं करेंगे। लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो फ़ेज़ है, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है। तो हमको सिर्फ़ बॉडी को नरिश नहीं करना है, सिर्फ़ हमारे जिस्म को नरिश नहीं करना है, साथ में हम इस फ़ेज़ में हम इस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, हमारी रूह को भी हम बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते। ज़िक्र करके, इबादत में टाइम लगाकर, ज़िक्र और इबादत हमारे दिल को काफ़ी सुकून देता है, हमको जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस भी कम कर सकता है और ये जो चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में, बहुत अच्छे से पॉज़िटिव वे में एक्सेप्ट करने की ताकत भी देता है। तो अल्लाह ताला हमारी बॉडी को रूह रूह और हमारी बॉडी को दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे से हमको बताया है। बस हमें इतना करना है कि हमारी जो बॉडी के जो स्टेजेस होते हैं, उस हर डिफरेंट स्टेज में हम हमें अपनी बॉडी को अच्छे से अच्छी ग़िज़ा के साथ बॉडी की का टेक केयर करना है, साथ में ज़िक्र और इबादत से हमारी रूह को भी हम नरिश कर सकते हैं इंशाअल्लाह।